हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ब्रेकियल प्लेक्सिस के क्लिनिकल एनाटमी को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेकियल प्लेक्सिस की क्लिनिकल इंजरीज़ की तरफ चलते हैं। तो इसकी इंजरीज़ में डिजीज़ या किसी वजह से स्ट्रेच हो जाए या वुंड्स अगर लेटरल सर्वाइकल रीजन में आ जाए नेक के या एक्जिला में, तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरीज़। ठीक है, तो इंजरीज़ के रिज़ल्ट दो तरह के हो सकते हैं, या तो पैरालिसिस हो सकता है या फिर एनेस्थीसिया हो सकता है। अब पैरालिसिस का मतलब ये है दैट इट इज़ द लॉस ऑफ द मसल फंक्शन। पैरालिसिस दो तरह का हो सकता है, इट मे बी आइदर कंप्लीट पैरालिसिस और मे बी द पार्शियल पैरालिसिस। उसके बाद हम चलते हैं अपनी सेकंड टर्म की तरफ, जो कि है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया मीन लॉस ऑफ सेंसेशन। अब लॉस ऑफ सेंसेशंस में टच सेंसेशन भी आती है, लेकिन जनरली जो हम इससे सेंसेशन मीन लेते हैं दैट इज़ द पेन सेंसेशन। अब ब्रेकियल प्लेक्सिस का जो मैंने आपको प्रीवियस स्ट्रक्चर पढ़ाया था उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले इंजरी टू द सुपीरियर ट्रंक। अब सुपीरियर ट्रंक में ये है कि जब इसकी इंजरी होती है तो उस इंजरी को एक ख़ास नाम दिया गया है, दैट इज़ द आल्स डुचेनेस पैल्सी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो C5 टू C6 सेगमेंट्स थे हमारे पास, स्पाइनल सेगमेंट्स, वहाँ से पैरालिसिस, क्योंकि ये तो सेगमेंट्स कट जाएंगे तो वो वाले मसल्स जिनको ये दोनों सेगमेंट सप्लाई कर रहे हैं उनकी पैरालिसिस हो जाएगी। इस कंडीशन को वेटेड टिप पोजीशन या पोलिसमैन टिप पोजीशन भी कहते हैं। अच्छा, इसके काजेज़ क्या हो सकते हैं? इसके काजेज़ की तरफ चलते हैं तो इसके काजेज़ ये हो सकते हैं: फॉल फ्रॉम अ बाइक और हॉर्स बैक एंड ड्यू टू इंक्रीज्ड एंगल बिटवीन द शोल्डर एंड द नेक। इसका मतलब क्या है कि हमारे नेक और शोल्डर के दरमियान जो एंगल है, अगर वो नॉर्मल एंगल इंक्रीज़ हो जाएगा तो जो सुपीरियर ट्रंक है उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो उसकी वजह से उसकी जो है वो डैमेज हो जाएगा और आर्म्स पैरालिसिस हो जाएगा। अच्छा, इसका एक और रीज़न हो सकता है, दैट इज़ ड्यू टू द हैवी बैकपैक। हैवी बैकपैक का मतलब ये है कि जो हमारे पास हाइकर्स हैं वो बहुत सारे हैवी बैकपैक्स कैरी करते हैं, तो उनकी वजह से जो सुपीरियर ट्रंक पे प्रेशर पड़ता है, दैट में आइदर काज द अब्स डुचेनिस पैरालिसिस। अब मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ कि अब्स पॉइंट क्या होता है और अब्स डुचेनिस पैरालिसिस में कौन कौन से स्पाइनल सेगमेंट इन्वॉल्व होते हैं। ओके, अभी हम आ गए हैं डायग्राम की तरफ। तो इसमें आपको ब्रेकियल प्लेक्सिस का एक जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो नज़र आ रहा है। इसमें सुपीरियर ट्रंक है, मिडल ट्रंक है और इन्फीरियर ट्रंक है। ओके, अब हमने ये पढ़ा था कि जब ट्रंक्स आगे डिवाइड होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं डिवीजन्स में। अब अब्स पैरालिसिस नॉर्मली होता है सुपीरियर ट्रंक में। सुपीरियर ट्रंक का मैंने आपको बता दिया है कि उसका जो एंगल है हमारे शोल्डर और नेक के दरमियान, अगर वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो सुपीरियर ट्रंक डैमेज हो जाएगा। ओके, तो सुपीरियर ट्रंक डैमेज किस किस पॉइंट पर होता है? ये अब आपको नर्व नज़र आ रही है, सुप्रा स्कैपुलर नर्व। सुप्रा स्कैपुलर नर्व के नीचे जो सुपीरियर ट्रंक से एक और ब्रांच ओरिजिनेट हो रही है, दैट इज़ द नर्व टू सबक्लेवियस मसल। ठीक है, और आगे इसकी दो डिवीजन्स है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये सारा दैट इज़ द अब्स पॉइंट। तो यहाँ पर जो है वो अब्स पैरालिसिस होता है जब ये पॉइंट कट जाए। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैरालिसिस की तरफ। ओके, तो अब हम आ जाते हैं इन्फीरियर ट्रंक की तरफ। तो इन्फीरियर ट्रंक की जो इंजरी है उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज़ द क्लम्पकीज पैरालिसिस। क्लम्पकीज पैरालिसिस में असल में क्या होता है कि जब डिफ़िकल्ट ब्रीच डिलीवरी होती है, या फिर ऐसा होता है कि सम टाइम एक एक्सेसरी रिब होती है जिसको बोला जाता है सर्वाइकल रिब, तो उसकी वजह से अगर सर्वाइकल रिब सिंड्रोम है तो तब भी क्लम्पकीज पैरालिसिस हो सकता है। क्लम्पकीज की एक और ये वजह हो सकती है कि हमारा जो एंटीरियर एंड मिडल स्केलीन मसल्स हैं, अगर उन दोनों के दरमियान जो है वो इन्फीरियर ट्रंक वो डैमेज हो जाए, उसका स्पैज़्म हो जाए मसल का, तो इन्फीरियर ट्रंक डैमेज हो जाएगा। तो इस सिंड्रोम का नाम दिया गया है स्केलीन सिंड्रोम। क्लम्पकीज की जो एक स्पेशल जो चीज़ नज़र आती है दैट इज़ द क्लॉ हैंड। क्लॉ हैंड में आपको एक स्पेशल हैंड नज़र आता है जो कि क्लम्पकीज की निशानी है। उसके बाद हम ब्रेकियल प्लेक्सिस की एक और टर्म की तरफ चलते हैं, दैट इज़ द ब्रेकियल न्यूराइटिस। अब न्यूराइटिस का मतलब ये होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस इज नोन एज द ब्रेकियल न्यूराइटिस। अब इसके काजेज़ क्या हो सकते हैं? अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का मतलब ये है कि एयरवे में कोई भी अगर इन्फेक्शन हो जाता है या फिर लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तब वो सीधा ब्रेकियल प्लेक्सिस को इन्वॉल्व कर सकता है। वैक्सीनेशन, अब जो वैक्सीन लगाई जाती है वो 90 के एंगल पे लगाई जाती है, तो वो भी ब्रेकियल प्लेक्सिस को बाज़-औक़ात इन्वॉल्व कर लेती है। नॉन स्पेसिफिक ट्रामा मतलब कोई ऐसा शोल्डर का ट्रामा हो गया है जिसकी वजह से ब्रेकियल प्लेक्सिस की इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो वो भी ब्रेकियल न्यूराइटिस काज कर सकती है। आगे हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म की तरफ, दैट इज़ द
कंप्रेशन ऑफ कॉर्ड्स। अब कंप्रेशन ऑफ कॉर्ड का क्या मतलब है कि हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस की कुछ कॉर्ड्स पढ़ी थी। अब उन कॉर्ड्स की कंप्रेशन हो सकती है बिटवीन दी कोराकॉइड प्रोसेस एंड द टेंडन ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर। अब इन दो चीज़ों के दरमियान अगर ब्रेकियल प्लेक्सिस का कोई भी कॉर्ड आ जाए तो उसकी कंप्रेशन हो जाती है। अब इसकी रीज़न क्या है कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो ओवर द हेड एबडक्शन करके बहुत सारे मैनुअल टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने अक्सर सीलिंग पेंटिंग में देखा होगा कि हाथ बहुत ऊपर ले जाकर, मतलब हॉरिजॉन्टल से भी ऊपर ओवर द हेड अबडक्शन के बाद सीलिंग पेंटिंग की जाती है। तो अगर काफ़ी क्रोनिक कंडीशन में जाकर कंप्रेशन हो सकती है ब्रेकियल प्लेक्सिस के कॉर्ड्स की। आगे जो नेक्स्ट हमारी टर्म है दैट इज़ द हाइपर एबडक्शन सिंड्रोम। हाइपर एबडक्शन सिंड्रोम में आपने सिर्फ यही याद रखना है कि अगर जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि कंप्रेशन हो सकती है कॉर्ड्स की, अगर उसके साथ कंप्रेशन हो जाए एक्सिलरी वेसल्स की या एक्सिलरी नर्व की, तो वो दोनों काज कर सकते हैं इस्कीमिया ऑफ द अपर लिम्ब। इस कंडीशन में इस्कीमिया का मतलब ये है कि लो ब्लड फ्लो टू द अपर लिम्ब। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि अपर लिम्ब जो पूरे का पूरा हमारे पास डैमेज या फिर वेस्ट हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है हाइपर एबडक्शन सिंड्रोम। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसकी मज़ीद क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटीज़ बताता हूँ। थैंक यू सो मच।